हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग देखिए डीसी मशीन पढ़ेंगे। डीसी मशीन में सबसे पहले हम लोग डीसी जनरेटर पढ़ते हैं, इसके बाद डीसी मोटर पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग डीसी जनरेटर पढ़ेंगे। देखिए अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे भी कोई वीडियो हम लोड करते हैं तो आप लोगों का स्किप ना हो, प्रॉपर नोटिफिकेशन जाए। तो और अगर आप लोग देखिए एसी मशीन कंप्लीट हो गया है, उसका वीडियो नहीं देखे हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल यूटिलाइजेशन, हीटिंग, वेल्डिंग, टैरिफ, ये सभी टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए वहाँ पर बहुत अच्छे से क्विक में रिवीजन कराया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्या होती है। देखिए सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो होती है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग की रेजिस्टेंस कम होता है, थिक वायर, लेस नंबर ऑफ टर्न होती है। इसके बाद देखिए आपका शंट फील्ड वाइंडिंग आती है। शंट फील्ड वाइंडिंग जो है, शंट फील्ड वाइंडिंग में देखिए आपका रेजिस्टेंस हाई होता है, थिन वायर होती है, मोर नंबर ऑफ टर्न होते हैं। इसके बाद देखिए जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है उसमें उसको हम करंट ऑपरेटेड वोल्टेज बाइंडिंग बोलते हैं। और इसके बाद शंट फील्ड वाइंडिंग जो होती है उसको हम वोल्टेज ऑपरेटेड बाइंडिंग बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है देखिए जो डीसी मशीन होती है, इसमें देखिए क्लोज डबल लेयर बाइंडिंग की जाती है। क्लोज डबल लेयर बाइंडिंग, तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि डीसी मशीन में किस टाइप की बाइंडिंग की जाती है, तो डीसी मशीन में जो होती है क्लोज डबल लेयर बाइंडिंग की जाती है। इसके बाद देखिए लैप बाइंडिंग होता है और वेव बाइंडिंग होता है। लैप बाइंडिंग में देखिए आपका रेट्रोग्रेसिव बाइंडिंग कहते हैं इसको। इसमें देखिए रिजल्टेंट जो आता है, आपका रिजल्टेंट आता है इसमें वाई बी माइनस वाई आर आती है। तो रिजल्टेंट पिच जो होता है तो आपका बैक पिच माइनस फ्रंट पिच होता है। लैप बाइंडिंग में ए और पी दोनों बराबर होते हैं। लैप बाइंडिंग यूज कहाँ की जाती है, देखिए लो वोल्टेज हाई करंट में यूज की जाती है लैप बाइंडिंग में। पैरेलल पाथ जो होता है, देखिए पैरेलल बाइंडिंग जो होती है, नंबर ऑफ ब्रश जो होते हैं, नंबर ऑफ ब्रश कितना होता है, पोल नंबर ऑफ पोल के बराबर होते हैं। डमी कॉयल यूज नहीं की जाती है लैप बाइंडिंग में। इसके बाद नेक्स्ट है देखिए, और नेक्स्ट हमारा है देखिए वेव बाइंडिंग है। वेव बाइंडिंग को हम प्रोग्रेसिव बाइंडिंग भी बोलते हैं। देखिए इसमें जो रिजल्टेंट पिच आता है, देखिए आपका बैक पिच प्लस फ्रंट पिच आता है। और इसके बाद जो आर्मेचर कंडक्टर होता है ए बराबर 2 होता है, ये आपका ब्रश के बराबर होते हैं। ये हाई वोल्टेज लो करंट के लिए एप्लीकेशन में यूज होते हैं। सीरीज फील्ड बाइंडिंग जो होती है, देखिए सीरीज फील्ड बाइंडिंग डमी कॉयल यूज की जाती है इसमें। इसके बाद देखिए मेटल जो होता है, मेटल ग्रेफाइट जो होता है कार्बन ब्रश का बना होता है। ये हाई वैल्यू ऑफ करंट के लिए बनाए जाते हैं। अगर आपको कहीं पे अगर पूछा जाता है कि हाई करंट एप्लीकेशन के लिए ब्रश कैसा होना चाहिए, तो ब्रश जो होता है वो आपका ग्रेफाइट का बना होना चाहिए। इसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए शंट फील्ड बाइंडिंग जो होता है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, मोर नंबर ऑफ टर्न होते हैं, थिक वायर होता है, थिन वायर होते हैं। सीरीज फील्ड बाइंडिंग ये वही चीज़ है। देखिए लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग में थोड़ा देखिए डिफरेंस क्या क्या है, हम लोग देखते हैं इसको। तो लैप बाइंडिंग में देखिए पैरेलल पाथ जो होता है ए बराबर पी होता है, और वेव बाइंडिंग में ए बराबर 2 होता है। ये लैप बाइंडिंग लो वोल्टेज हाई करंट के लिए यूज होता है, वेव बाइंडिंग हाई वोल्टेज लो करंट के लिए यूज होता है। ब्रश की संख्या पैरेलल पाथ के बराबर होती है इसमें, और वेव बाइंडिंग में ब्रश की संख्या 2 होती है। इसमें देखिए आपका इक्विलाइजर रिंग की ज़रूरत पड़ती है, वेव बाइंडिंग में इक्विलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नो डमी कॉयल यूज, इसमें जो लैप बाइंडिंग होती है इसमें डमी कॉयल की यूज नहीं होती है, वेव बाइंडिंग में डमी कॉयल की यूज होती है। लैप बाइंडिंग जो वेल्डिंग में यूज किया जाता है, वेल्डिंग जनरेटर में यूज किया जाता है। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट है, देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पूछा जाता है। तो देखिए फ्लक्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पूछा जाता है, तो इसमें जो एयर गैप का फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो फ्लैट टॉप्ड होता है, फ्लैट टॉप्ड होता है। मेन फील्ड फ्लक्स का जो होता है या एमएमएफ होता है उसको भी फ्लैट टॉप्ड होता है। आर्मेचर एमएमएफ जो होता है देखिए वो ट्रायंगुलर शेप में होता है। इसके बाद आपका देखिए आर्मेचर एमएमएफ ट्रायंगुलर में होता है। आर्मेचर फ्लक्स जो होता है वो सैडल शेप में होता है। इसके बाद नेट फ्लक्स ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, ये पीकी या ट्रायंगुलर शेप में होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है 1-2 क्वेश्चन। इसके बाद देखिए आपका ब्रश है। देखिए ब्रश मटेरियल, तो देखिए ब्रश कार्बन ब्रश जो होते हैं
वो स्मॉल मशीन के लिए बनाए जाते हैं। स्मॉल मशीन का है, अगर स्मॉल रेटिंग की है मशीन, स्मॉल मशीन है तो उसके लिए कार्बन का ब्रश बनाया जाता है। अगर हाई करंट लो वोल्टेज के लिए यूज करते हैं हम तो कार्बन एलाई का बनाया जाता है। और आल मशीन के लिए किसी भी कुछ भी ना मेंशन करें तो उसके लिए ग्रेफाइट बनाए जाते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है बियरिंग किसका यूज करते हैं। तो बियरिंग देखिए स्मॉल मशीन के लिए बॉल बियरिंग यूज करते हैं, लार्ज मशीन के लिए रोलर बियरिंग यूज करते हैं। सॉफ्ट स्टील का बनाया जाता है। देखिए इसका जो होता है ये सॉफ्ट जो होता है माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। सॉफ्ट आपका माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। मटेरियल पोल जो होते हैं, पोल किसका बनाए जाते हैं, देखिए कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं। योक जो है देखिए, योक क्या है आपका, देखिए योक जो होता है स्मॉल मशीन के लिए आपका कास्ट आयरन का और लार्ज मशीन के लिए कास्ट स्टील का बनाया जाता है। थोड़ा सा यार गला सही नहीं है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। देखिए एडवांटेज ऑफ शॉर्ट पिच का क्या है, देखिए इसमें शॉर्ट पिच यूज करने से देखिए आपका कॉपर जो होता है, कॉपर रिक्वायर्ड कम हो जाती है, मतलब कम कॉपर की ज़रूरत पड़ती है हमको। हार्मोनी से रिड्यूस हो जाता है, कम्यूटेशन जो होता है वो इम्प्रूव हो जाता है, लॉसेस कम हो जाती है और इफ़िशियंसी जो है आपका बढ़ जाती है। शॉर्ट पिच बाइंडिंग यूज करने से एक डिसएडवांटेज है, देखिए वो भी क्या है, आपका EMF जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए कम्यूटेटर होता है। कम्यूटेटर्स के क्या एडवांटेज है, देखिए कम्यूटेटर जो होता है देखिए इसको हम मैकेनिकल रेक्टिफायर बोलते हैं। यूनी डायरेक्शनल टार्क प्रोवाइड करता है। देखिए क्वेश्चन पूछा था कि यूनी डायरेक्शनल टार्क किससे प्रोवाइड करते हैं, तो ये कम्यूटेटर्स होता है। वी शेप में बनाया जाता है कम्यूटेटर जो होता है, देखिए वी शेप में बनाते हैं। वी शेप में बनाने से एडवांटेज क्या है, इसमें जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है वो रिड्यूस हो जाता है। ब्रश जो होता है, देखिए ब्रश किसका बनाया जाता है, तो ब्रश जो है आपका देखिए इसमें ब्रश जो होता है यूजिंग हाई रेजिस्टेंस ब्रश बनाए जाते हैं, तो स्पार्किंग जो होती है रिड्यूस हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पार्किंग को रिड्यूस करने के लिए ब्रश का प्रॉपर्टी कैसा होना चाहिए, तो हाई रेजिस्टेंस का होना चाहिए। लो रेजिस्टेंस देखिए लो रेटिंग की अगर मशीन है तो उसके लिए कॉपर का ब्रश बनाते हैं। अगर हाई रेटिंग की मशीन है तो उसके लिए हम कार्बन ब्रश का यूज करते हैं। देखिए कार्बन ब्रश के यूज क्या क्या है, कार्बन ब्रश के यूज जो है अगर देखिए कलेक्ट द आउटपुट फ्राम कम्यूटेटर से जो आपकी करंट आती है उसको कलेक्ट करके एक्सटर्नल सर्किट को देता है। प्रोवाइड डीसी आउटपुट प्रोवाइड करता है और वर्क एज ए लुब्रिकेशन की तरह वर्क करता है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं अगला। देखिए EMF इक्वेशन है, तो EMF इक्वेशन DC जनरेटर का EMF इक्वेशन है। देखिए इसमें E=P n Z/60 होता है, E=P n होता है। ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी होती है इसके 2πn/60 होता है। यहाँ से देखिए K ओमेगा, K को कांस्टेंट होता है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। देखिए K की वैल्यू जो होती है PZ/2πa होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार। देखिए EMF जो होता है आपका डायनेमिक से अगर निकाल रहे हैं तो BVL sin थीटा होता है d∅dt से। देखिए हम जनरेटर देखते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जनरेटर होते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले देखिए सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर और सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर दो होता है। तो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर हम लोग पहले देखते हैं। इसमें देखिए रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में। इसमें EMF इक्वेशन जो होता है E=V + IaRa होता है। आर्मेचर करंट निकालेंगे तो E-V/RA हो जाएगा। डेवलप पावर जो होता है A × Ia होता है। आउटपुट पावर V × IL होता है। यूज कहाँ करते हैं, देखिए हाई करंट एप्लीकेशन में, लेबोरेटरी में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। देखिए हाई करंट एप्लीकेशन में, लेबोरेटरी में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। इसके बाद आपका मेटल प्यूरिफिकेशन में और आपका शार्ट में, शिप में यूज करते हैं, एयरक्राफ्ट में यूज करते हैं, यूज इन वॉल ल्यूनार्ड मेथड में भी यूज करते हैं इसको। इसके बाद देखिए सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर आता है। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में देखिए है इसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए सीरीज, पहला नंबर सीरीज जनरेटर है। सीरीज जनरेटर में क्या होता है, जो आर्मेचर होता है फील्ड बाइंडिंग, सीरीज फील्ड बाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के सीरीज में लगा होता है। लोड से कनेक्टेड रहेगा। देखिए तो यहाँ से आर्मेचर करंट और सीरीज फील्ड करंट दोनों बराबर होते हैं। जो वोल्टेज निकलता है टर्मिनल वोल्टेज देखिए वो E- जनरेटेड वोल्टेज E-IaRa + RS E। डेवलप पावर जो होती है देखिए E × Ia होता है। आउटपुट पावर V × IL होता है। सीरीज जनरेटर का यूज कहाँ करते हैं, देखिए सीरीज जनरेटर का यूज जो होता है
बूस्टर में, कांस्टेंट करंट सोर्स में। इसके बाद इसका वोल्टेज रेगुलेशन सबसे पुअर होता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन किसका होता है, तो ये आपका सीरीज जनरेटर होता है। इसका वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव होता है। यूज कहाँ करते हैं, देखिए डीसी लोकोमोटिव में यूज करते हैं, जो रेलवे होता है इसमें। शंट जनरेटर है, देखिए शंट जनरेटर जो है इसमें देखिए आर्मेचर के शंट में हम शंट फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट करते हैं। इसके बाद दूसरे साइड लोड रहता है। तो यहाँ से देखिए हमारा शंट फील्ड वाइंडिंग लार्ज नंबर आफ्टर थिन वायर का होता है। रेजिस्टेंस होता है वेरी हाई होता है। करंट जो होता है देखिए IL इक्वल टू ISH प्लस IL। यहाँ पर आप KCL लगाएंगे तो यहाँ से जो करंट देखिए आर्मेचर से निकल रही है तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रही है, तो दोनों करंट का सम हो जाएगा। तो IA इक्वल टू IL प्लस ISH हो जाएगा और V इक्वल टू E माइनस IARA हो जाएगा। इसके बाद देखिए डेवलप पावर जो होता है E इंटू IA हो जाएगा, आउटपुट पावर V इंटू IL हो जाएगा। एप्लीकेशन देखिए शंट जनरेटर का एप्लीकेशन कांस्टेंट वोल्टेज के लिए यूज करते हैं। कांस्टेंट वोल्टेज के लिए बैटरी चार्जिंग में यूज करते हैं। इसके बाद पावर सप्लाई में यूज करते हैं, फील्ड रेगुलेटर के रूप में यूज करते हैं, एक्साइटर के रूप में। इन सभी जगहों पर हम लोग यूज करते हैं डीसी शंट जनरेटर का। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड जनरेटर। देखिए कंपाउंड जनरेटर जो है, कंपाउंड जनरेटर को यूज कहाँ करते हैं, देखिए लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर होता है। इसके बाद एक शार्ट शंट होता है। तो लॉन्ग शंट के लिए देखिए लॉन्ग शंट है। लॉन्ग शंट में क्या है, देखिए जो सीरीज बाइंडिंग होती है, सीरीज फील्ड बाइंडिंग होती है, वो आर्मेचर के सीरीज में लगाते हैं और उन दोनों के अक्रॉस में हम शंट फील्ड बाइंडिंग कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए IA और ISE दोनों बराबर होंगे और उसके बराबर IL प्लस ISH होगा। IL देखिए यहाँ से जो करंट आएगी आर्मेचर करंट से, वही सीरीज फील्ड बाइंडिंग में जाएगी। इसके बाद ये एक शंट फील्ड बाइंडिंग डिवाइड हो जाएगी, एक लोड में डिवाइड हो जाएगी। शंट फील्ड बाइंडिंग कनेक्टेड अक्रॉस द सीरीज फील्ड बाइंडिंग। जो शंट फील्ड बाइंडिंग होती है वो आर्मेचर और आपका सीरीज फील्ड बाइंडिंग के अक्रॉस में कनेक्टेड होता है। इसके बाद देखिए आपका शार्ट शंट है। शार्ट शंट जो होता है ये आर्मेचर के दोनों पैरेलल में होते हैं और लोड जो सीरीज फील्ड बाइंडिंग होती है लोड के सीरीज में कनेक्टेड होता है। इसके बाद देखिए यहाँ से EMF इक्वेशन IA आर्मेचर करंट निकालेंगे तो ISH प्लस IL निकालेंगे। V इक्वल टू देखिए V इक्वल टू आपका E माइनस IA ब्रैकेट में RA माइनस IL प्लस RAC। यहाँ से आप KVL लगा के यहाँ से देखिए सर्किट में KVL लगा के आप निकाल सकते हैं आसानी से। और V इक्वल टू जो आएगा VSH, देखिए VSH यहाँ का वोल्टेज, मतलब ये टर्मिनल वोल्टेज है, यहाँ से ये इसे निकाल लीजिए आप यहाँ से लगा के। तो V इक्वल टू VSH माइनस IASH जो यहाँ का वोल्टेज होगा, देखिए शंट फील्ड बाइंडिंग का वोल्टेज होगा, वही आर्मेचर का भी वोल्टेज होगा। तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर होता है। कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में आपका आर्मेचर जो सीरीज फील्ड बाइंडिंग होती है, सीरीज फील्ड बाइंडिंग शंट फील्ड बाइंडिंग दोनों सेम डायरेक्शन में कनेक्टेड होते हैं, मतलब एडिटिव नेचर में होते हैं। दोनों रिजल्टेंट जो मिलेगा देखिए phi और phi दोनों कनेक्ट हो जाते हैं। तो लोड बढ़ाने से देखिए लोड बढ़ जाता है। लोड बढ़ाने से देखिए आपका रिजल्टेंट फ्लक्स जो होता है वो बढ़ेगा, EMF बढ़ जाएगा, इससे टर्मिनल वोल्टेज भी आपका बढ़ जाता है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में। इसके बाद डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर या ओवर कंपाउंड जनरेटर होता है। देखिए ओवर कंपाउंड जनरेटर में क्या है, नो लोड कंडीशन में रहेगा तो आपका E जो है जनरेटेड EMF और टर्मिनल वोल्टेज दोनों बराबर होते हैं। जैसे लोड बढ़ाएंगे, देखिए लोड बढ़ाएंगे तो आपका phi बढ़ेगा, phi और बढ़ेगा और phi कांस्टेंट रहेगा, तो रिजल्टेंट जो है वो बढ़ जाएगा, आपका EMF बढ़ जाएगा, इंड्यूस EMF। एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है ओवर कंपाउंड का, जनरेटिंग स्टेशन पर। इसके बाद सीयर में, लिफ्ट में, ट्रैक्शन में, इन सब जगहों पर ओवर कंपाउंड जनरेटर का यूज होता है। इसके बाद देखिए फ्लैट कंपाउंड जनरेटर है। फ्लैट कंपाउंड जनरेटर में फ्लैट या लेवल कंपाउंड जनरेटर है। इसमें कांस्टेंट लोड के लिए यूज करते हैं। देखिए लोड बढ़ाने से आपका जो वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट रहता है। यूज कहाँ करते हैं, देखिए लेथ मशीन में, उसके बाद कांस्टेंट वोल्टेज एप्लीकेशन में यूज करते हैं।
अंडर कंपाउंड जनरेटर होता है। अंडर कंपाउंड जनरेटर में देखिए जनरेटिंग स्टेशन पे यूज करते हैं, लाइटिंग में यूज करते हैं, लाइटिंग लोड में यूज करते हैं इसका। इसके बाद देखिए डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में देखिए क्या है आपका, इसमें जो होता है आपका रिजल्टेंट होता है वो 5SH में से 5SE को घट जाता है, दोनों मतलब डिफरेंशियल फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं। इसके बाद देखिए आपका नो लोड पे आपका टर्मिनल वोल्टेज और जनरेटेड EMF दोनों बराबर होते हैं, लेकिन जब लोड कनेक्ट करते हैं तब उसमें देखिए आपका करंट बढ़ जाता है। लोड बढ़ाने से आपका करंट बढ़ जाता है, करंट बढ़ने की वजह से 5SE बढ़ता है तो करंट बढ़ जाता है, जिससे रिजल्टेंट 5SE बढ़ जाता है। इसके बाद जो और का रिजल्टेंट होता है वो आपका घट जाएगा और 5SE कांस्टेंट रहेगा। सो EMF आपका घट जाता है, जिससे टर्मिनल वोल्टेज भी घट जाता है। तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का एप्लीकेशन ज़्यादा पूछा जाता है। एप्लीकेशन देखिए कहाँ कहाँ यूज होता है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन जो होता है वेल्डिंग में यूज करते हैं। देखिए बिफोर वेल्डिंग जो होता है 100 वोल्ट रहता है इसमें, और आपका आफ्टर वेल्डिंग लगभग 40 वोल्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा देखिए क्रिटिकल रेजिस्टेंस पूछा जाता है। क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्या है देखिए, क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्या है देखिए, फील्ड वाइंडिंग का वह मैक्सिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस जिस पर EMF डेवलप हो सके, मतलब इसके अधिक होने पर वोल्टेज बिल्डअप नहीं हो सकता है। मतलब कि फील्ड वाइंडिंग मतलब ऐसा रेजिस्टेंस जो फील्ड वाइंडिंग का मतलब कि मैक्सिमम हो, उससे अगर कम होगा या उससे ज़्यादा हो जा रहा है तो आपका EMF नहीं डेवलप होगा। देखिए इसके डेवलप होने के लिए कंडीशन है। देखिए अगर आपका फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम है तो मैक्सिमम जनरेट होगा, और आपका फील्ड वाइंडिंग दोनों बराबर है तो मिनिमम होगा। अगर आपका देखिए ये अगर ज़्यादा हो गया, फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा हो गया और क्रिटिकल रेजिस्टेंस है तो आपका EMF जनरेट नहीं होगा। तो मतलब कि फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस मतलब एक कंडीशन तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो जाएगा तो आपका EMF जनरेट नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए है ये दिया है क्वेश्चन। देखिए जैसे आप ये कंडीशन फॉर वोल्टेज बिल्डअप के लिए है। देखिए आपका फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस हमेशा क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर है ये जनरेटेड वोल्टेज के लिए है, तो देखिए R4 पे जो है आपका वोल्टेज जनरेट नहीं होगा, R3 तक होगा। इसके बाद क्रिटिकल स्पीड है। देखिए क्रिटिकल स्पीड के लिए क्या है, देखिए वह मिनिमम स्पीड जिस पर EMF इंड्यूज होता है, मतलब इससे कम स्पीड होने पर EMF जनरेट नहीं होगा। मतलब एक स्पीड होता है, मतलब जैसे होता है ना कि किसी अगर ब्रेकर को पार करना है, आपको किसी पहाड़ी पर चढ़ाना है तो एक मतलब मिनिमम पॉसिबल स्पीड होती है, अगर उससे कम रहेगा तो आप चढ़ा ही नहीं सकते उससे। तो वही मतलब है। देखिए स्पीड बढ़ाने से EMF आपका बढ़ता है। देखिए अगर आपकी जो नॉर्मल स्पीड है क्रिटिकल स्पीड से ज़्यादा रहेगी तो EMF जनरेट होगी, मैक्सिमम होगी। और आपका नॉर्मल स्पीड जो है क्रिटिकल स्पीड के बराबर होगी तो मिनिमम EMF जनरेट होगी। और नॉर्मल स्पीड जो है आपका क्रिटिकल स्पीड से अगर कम हो जा रही है तो EMF आपकी 0 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, तो कंडीशन फॉर वोल्टेज बिल्डअप के लिए देखिए आपका स्पीड जो है नॉर्मल स्पीड जो है वो हमेशा क्रिटिकल स्पीड से अधिक होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, देखिए और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक में DC मोटर। थोड़ा सा देखिए यार गला सही नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। क्या होता है देखिए DC मोटर होता है, इसमें हम इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं और मैकेनिकल वर्क होता है। मतलब कि DC मोटर जो होता है, मोटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं और मैकेनिकल आउटपुट मिलता है। इसके लिए F = BIL sin थीटा से इस पर वर्क करता है। मतलब कोई करंट कॉइल कंडक्टर होता है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो उस पर लगने वाला जो बल होता है F = BIL sin थीटा होता है। और टार्क जो होता है F × R होता है या R × F होता है। इंपॉर्टेंट देखिए क्या होता है, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर वी हैव टू चेंज आइदर
आर्मेचर टर्मिनल या तो फिर फील्ड टर्मिनल। मतलब कि अगर हमको इसके डायरेक्शन का, रोटेशन का डायरेक्शन चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, या तो फिर आर्मेचर का टर्मिनल का चेंज करेंगे या तो फिर फील्ड टर्मिनल को, दोनों एक साथ चेंज करके नहीं कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है इफ़ सप्लाई टर्मिनल ऑफ मोटर चेंज, इफ़ सप्लाई टर्मिनल ऑफ मोटर देन नो चेंज इन द रोटेशन ऑफ मोटर। अगर हम सप्लाई टर्मिनल को चेंज कर देते हैं तो मोटर के डायरेक्शन के रोटेशन में जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बाद देखिए डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, मोटर कैसे निकालते हैं डायरेक्शन। तो जो मोटर होता है, मोटर के लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं और जनरेटर के लिए राइट हैंड रूल अप्लाई करके हम निकालते हैं डायरेक्शन को। तो देखिए थंब जो होता है, थंब आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट फिंगर जो होता है देखिए आपका मैग्नेटिक फील्ड को, और इसके बाद मिडिल फिंगर जो होता है आपका करंट को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद देखिए आपका F इक्वल टू बी, जो EMF इक्वेशन होता है, बैक EMF का इक्वेशन होता है। बैक EMF क्या होता है देखिए, P/N/60 है, P नंबर ऑफ पोल यानी स्पीड होता है, P फ्लक्स होता है, Z पैरेलल पाथ होता है, ये जो होता है आपका नंबर ऑफ कंडक्टर। ठीक है, या इसी को हम देखिए लिखते हैं K इक्वल टू K/φ/ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है। तो स्पीड जो होता है देखिए, स्पीड जो होता है एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल EB/φ होता है। EB क्या है आपका बैक EMF होता है। जैसे आपका जनरेटर में जो होता है वो जनरेटेड EMF होता है, तो मोटर जो होता है अपोज करता है, अपोज होने के कारण उसमें जो बैक EMF उत्पन्न होता है, इसलिए हम इसको बैक EMF कहते हैं। कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर डेवलप के लिए देखिए आर्मेचर में जो मैक्सिमम पावर डेवलप होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो EB इक्वल टू V/2 होता है, या तो इसी को हम लिख सकते हैं ओमिक ड्रॉप होता है। जो आर्मेचर में ओमिक ड्रॉप होता है, वो ओमिक ड्रॉप जो होता है सप्लाई वोल्टेज का हाफ होना चाहिए। ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ मोटर एट विच मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र, तो इसमें जब मतलब कि एफिशिएंसी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कर रही है तो इसकी एफिशिएंसी जो होती है लेस देन 50% होती है। अगर आप एक्यूरेट मानेंगे तो लगभग 47 से लेकर लगभग 48 % तक होती है, और मतलब लेस देन 50% होती है, क्योंकि इसमें देखिए कॉपर लॉस जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए एफिशिएंसी जो होती है उसकी 50% से थोड़ी सी कम होती है। इसके बाद देखिए रेशियो ऑफ बैक EMF एफिशिएंसी किसको बोलते हैं, द रेशियो ऑफ बैक EMF टू द सप्लाई वोल्टेज इज कॉल्ड द एफिशिएंसी। अगर आपको एफिशिएंसी मेन फार्मूला तो जानते हैं कि आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। तो ये एक और फार्मूला याद रखिएगा कि EB/V को ही हम एफिशिएंसी बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री में रिलेशन जो होता है, इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू PM मतलब मैकेनिकल डिग्री बाई 2 होता है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ DC जनरेटर पढ़ते हैं। देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ DC जनरेटर में तो देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ DC जनरेटर में है आपका देखिए सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है आपका। इसके बाद सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में टाइप ऑफ DC जनरेटर में सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है। तो सेपरेटली एक्साइटेड जो मोटर है आपका, मोटर, तो इसमें क्या होता है देखिए, व्हेन यूज वेयर वाइड रेंज स्पीड कंट्रोल। अगर आपको वाइड रेंज का स्पीड कंट्रोल करना होता है तो वहाँ पर हम यूज करते हैं, मतलब हाई पावर एप्लीकेशन में। जैसे देखिए आपका स्टील में, रोलिंग मिल में, पंचिंग में, पेपर मिल में, इन सभी में हम सेपरेटली एक्साइटेड मोटर का यूज करते हैं। इसके बाद देखिए हमारा टाइप ऑफ DC जनरेटर है। टाइप ऑफ DC जनरेटर में देखिए शंट जनरेटर। सबसे पहले देखिए क्या है, शंट जनरेटर है। शंट जनरेटर को लगभग 2500 HP तक 3 किलो वोल्ट तक यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग, 2500 HP और 3 किलो वोल्ट तक यूज करते हैं। इसके बाद देखिए आपका V जो है, टर्मिनल वोल्टेज जो आता है आपका, सप्लाई वोल्टेज जो देते हैं वो EB बैक EMF प्लस IaRa होता है। आप यहाँ से V इक्वल टू निकाल सकते हैं। V जो होता है देखिए यहाँ पे कनेक्शन दिया गया है, तो जो V होता है वो IaRa के या तो फिर EB के या तो फिर सप्लाई वोल्टेज के इक्वल होता है, क्योंकि तीनों पैरेलल में होते हैं। इसके बाद टोटल कॉपर लॉस जो होता है आपका, टोटल कॉपर लॉस IA स्क्वायर R ISH स्क्वायर RSH होता है। ठीक है, यूज कहाँ करते हैं देखिए, इसमें थोड़ा सा हम लोग इसको देखेंगे।
लेस स्टार्टिंग टार्क होता है इसके। जो शंट मोटर होता है इसका स्टार्टिंग टार्क कम होता है, मतलब 1.5 टाइम आप फुल लोड टार्क होता है। ऑलवेज स्टार्ट एट नो लोड, हमेशा इसको नो लोड पे स्टार्ट करते हैं। गुड स्पीड रेगुलेशन बहुत अच्छी होती है इसकी। और इसके बाद देखिए आपका जो फ्लक्स कांस्टेंट होता है, इसलिए N1/N2 बराबर EB1/EB2 होता है। कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशन में इसका यूज किया जाता है। हमेशा याद रखिए कि कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशन में यूज करते हैं। जैसे देखिए लाइक एज लेथ मशीन में, देखिए आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप में, मशीन टूल्स में, फैन में, ब्लोअर में, रेसिप्रोकेटिंग पंप में, सर्कुलर सा में, ग्राइंडर में, मोटर जनरेटर, मिक्सर में, वाल लिनार्ड में, अब इसके और स्पिनिंग में, वेल्डिंग मशीन में, इन सभी जगहों पर हम शंट मोटर का यूज करते हैं। इसके बाद देखिए लोड बढ़ाने से, आप लोड बढ़ाएंगे तो स्पीड जो होता है स्लाइटली डिक्रीज करता है। मतलब कि जैसे आप सपोज करिए ये है, तो मतलब कि यहाँ से करंट है, आपका लोड है। लोड जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, देखिए आपका लोड बढ़ा रहे हैं तो स्पीड जो होता है स्पीड थोड़ा सा घटता है बस ऐसे, मतलब कि स्पीड जो है वो थोड़ा सा मतलब स्लाइटली घटता है ऐसे, मतलब हल्का सा घटेगा ऐसे। मतलब ये इसका मेन स्पीड है, रेटेड स्पीड है। अगर रेटेड स्पीड यहाँ चल रही है तो स्पीड अगर आप लोड बढ़ा रहे हैं तो स्पीड जो है बस थोड़ा सा स्लाइटली मतलब उससे घटेगी बस। तो इसलिए इसको बोलते हैं स्लाइटली ड्रूपिंग करेक्टरिस्टिक। तो क्वेश्चन पूछा था कि मतलब कि ऐसा कौन सा मोटर है जो ड्रूपिंग करेक्टरिस्टिक रखता है, तो आपका शंट मोटर होता है। इसकी स्पीड रेगुलेशन जो होती है वो अच्छी होती है। इसके बाद देखिए डीसी सीरीज मोटर होता है। डीसी सीरीज मोटर जो होता है 300 HP तक 1.5 किलो वोल्ट तक यूज करते हैं इसको। इसके बाद कनेक्शन देखिए, सीरीज वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। जो आपका सप्लाई वोल्टेज है V= देखिए EB + IA RA + RS ये होता है। हाई स्टार्टिंग टार्क होता है, स्टार्टिंग टार्क हाई होता है क्योंकि आर्मेचर करंट और सीरीज फील्ड करंट दोनों आपका सेम रहता है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट है हाई स्टार्टिंग में एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। देखिए ऑलवेज हाई स्टार्टिंग टार्क होता है क्योंकि टी जो होता है टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA² हो जाता है। तो फुल लोड टार्क स्टार्टिंग टार्क जो होता है लगभग 3 से 5 गुना तो होता है फुल लोड टार्क का, ठीक है। इसके बाद ऑलवेज स्टार्ट एट लोड कंडीशन, हमेशा इसको लोड कंडीशन पे स्टार्ट करते हैं। अगर नो लोड पे स्टार्ट कर देंगे, देखिए नो लोड पे स्टार्ट कर देंगे तो N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/5 होता है। तो नो लोड पे स्टार्ट करेंगे तो करंट जीरो हो जाएगी। करंट जीरो होने का मतलब फ्लक्स जीरो हो जाएगा। फ्लक्स जीरो हो जाएगा तो स्पीड जो होगी आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इसीलिए इसको यूज़ करते हैं, हमेशा लोड पे स्टार्ट करते हैं। इसके बाद देखिए स्पीड रेगुलेशन जो होता है, इसका स्पीड रेगुलेशन पुअर होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन कि पुअरेस्ट स्पीड रेगुलेशन कौन से मोटर का होता है, विच मोटर हैव द पुअरेस्ट स्पीड रेगुलेशन, तो वो डीसी सीरीज मोटर होता है, ठीक है। हाई स्टार्टिंग टार्क होता है। जैसे देखिए यूज कहाँ करते हैं आप इसको, क्रेन में, हॉइस्ट में, ट्रॉली कार में, कन्वेयर में, लोकोमोटिव में, मतलब कि ट्रैक्शन सिस्टम में, ट्रेन में, इन सब जगहों पे यूज करते हैं इसको। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट है कंपाउंड मोटर है। कंपाउंड मोटर की यूज जो होते हैं 300 HP तक 3000 HP तक, कंपाउंड मोटर को 3000 HP तक 1.5 किलो वोल्ट तक यूज करते हैं। इसके बाद देखिए कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर जो होता है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का यूज कहाँ करते हैं आप, हैवी ड्यूटी साइकिल में, प्रिंटिंग प्रेस में तथा कंप्रेसर में, इन सब जगहों पर आप कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का यूज करते हैं। स्पीड बढ़ाने से जो होता है आपका, देखिए आपका बैक ईएमएफ बढ़ जाता है। इसके बाद देखिए थोड़ा सा यार मोबाइल की स्क्रीन फूट गई है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, जब तक चल रहा है भगवान भरोसे। एक्चुअली सही से दिख नहीं रहा है ना, मोबाइल फूट गया है। देखिए स्कैन भी दूसरे मोबाइल से किया गया है, इसलिए थोड़ा अच्छा क्वालिटी है आज। तो देखिए इसमें पावर इक्वेशन जो है, पावर इक्वेशन देखिए, पावर इक्वेशन एंड टार्क इक्वेशन देखेंगे। देखिए टार्क इक्वेशन जो होता है, टार्क F/R होता है, मतलब कि यह फोर्स होता है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है F/R होता है। तो ओमेगा N = 2πN होता है। डेवलप पावर जो होता है, डेवलप पावर देखिए कितना होता है, ओमेगा × TA होता है। तो यहाँ से TA टार्क जो निकाल लेंगे आप, एयर गैप टार्क होता है ये, P/ω हो जाएगा। तो यहाँ से टार्क जो एयर गैप टार्क निकलेगा 60 में, इसको हम 60 × P0 या PA
अपान 2πn होगा। ठीक है, n जो होता है यहाँ पर RPM में है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट है PA बराबर जो है, PA जो है ओमेगा नॉट 2πnt होता है। 2πnt ये आपका RPS में है। ठीक है, n जो स्मॉल n है ये RPS में है। इसको हमको देखिए हम क्या करेंगे, इसको RPM में चेंज करने के लिए 2πn ये आपका RPM में हो गया है। कैपिटल N जो है RPM में अपान टी ना TA अपान 60 में हो जाएगा इंटू टी, मतलब 2πnTA अपान 60 हो जाएगा। और PA इक्वल टू देखिए P जो है आपका PA इक्वल टू PC EBIA है। थोड़ा सा यार स्क्रीन मतलब सही से दिख नहीं रहा है ना दोस्त, वो थोड़ा यार देखिए प्रॉब्लम हो रही है। रिकॉर्डिंग में नहीं दिक्कत होगी, ऊपर से स्क्रीन फूट गई है ना। और इसके बाद देखिए आपका एयर गैप जो टार्क है, एयर गैप टार्क के लिए देखिए आपका 0.159 IA/Z अपान में P अपान A होता है। ठीक है, इन ब्रैकेट में देखिए, इन ब्रैकेट में। इसके बाद देखिए इसको सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व कर देंगे तो पूरा सॉल्व करके आएगा आपका 9.55 PM अपान N होता है। ये न्यूटन मीटर हो गया टार्क। साफ टार्क देखिए निकालेंगे, अगर साफ टार्क आप निकालते हैं तो देखिए साफ टार्क के लिए देखिए 0.95 bhp मैकेनिकल आउटपुट अपान में नंबर ऑफ स्पीड होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है देखिए साफ टार्क के लिए जो आता है, साफ टार्क के लिए पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो साफ टार्क का तो bhp मैकेनिकल आउटपुट अपान में नंबर ऑफ स्पीड होता है। या फिर इसी को लिस्ट टार्क जो होता है आपका, या फिर लॉस बोलते हैं, जो लास्ट टार्क होता है, लास्ट टार्क किसको बोलते हैं, तो 9.55 मैकेनिकल लॉस अपान में नंबर ऑफ स्पीड होता है। स्पीड रेगुलेशन देखिए, स्पीड रेगुलेशन क्या होता है, वेरिएशन ऑफ स्पीड फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड विद रिस्पेक्ट टू फुल लोड इज नोन एज द स्पीड रेगुलेशन। मतलब कि जो जैसे देखिए नो लोड माइनस फुल लोड अपान फुल लोड, नो फुल। ठीक है, याद कर लीजिए, नो फुल स्पीड रेगुलेशन इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज स्पीड रेगुलेशन हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए इसके लिए EB बैक EMF 1 अपान में बैक EMF 2 EB2 अपान में N1 ∅1 अपान N2 ∅2 होता है। ठीक है, शंट मोटर जैसे है आपका, शंट मोटर के लिए देखिए, शंट मोटर के लिए क्या है देखिए आपका EB1 अपान EB2 EB1/EB2 इक्वल टू N1 अपान N2। ठीक है, शंट मोटर में देखिए क्योंकि उसमें IA/I2 जो होता है वो आपका कांस्टेंट रहता है, फाई जो होता है कांस्टेंट, फ्लक्स कांस्टेंट रहता है, तो इसलिए वहाँ पर फ्लक्स जो होता है कट जाता है। इसके बाद टार्क जो होता है IA1/IA2 हो जाता है। सीरीज मोटर में देखिए आपका सीरीज मोटर में जो होता है फ्लक्स समान नहीं होता है, इसलिए आपका EB1/EB2 इक्वल टू N1I1/N2I2 होता है। टार्क जो होता है देखिए, टार्क जो होता है आपका IA1/IA2 का होल स्क्वायर होता है, T1/T2 बराबर IA1/I2। ये रिलेशन आप लोग याद रखिएगा, इस रिलेशन से लगभग 1-2 क्वेश्चन पूछाता है, न्यूमेरिकल मतलब दे देता है कि मतलब जैसे आपका आर्मेचर करंट दे देगा, एक बैक EMF दे देगा, फिर उसके बाद दूसरे का मोटर का स्पीड दे देगा, आर्मेचर करंट दे देगा, तो आपसे पूछ लेगा दूसरा बैक EMF कितना होगा। तो ये सब न्यूमेरिकल आता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है ये हम लोग देखते हैं, देखिए स्टार्टर होता है। स्टार्टर क्या होता है देखिए, ये स्टार्टिंग करंट को लिमिट करता है। ठीक है, और इसके बाद देखिए जो आपका 2 पॉइंट स्टार्टर होता है, 3 पॉइंट होता है, 4 पॉइंट स्टार्टर होते हैं। तो 2 पॉइंट स्टार्टर जो होता है आपका देखिए, 2 पॉइंट स्टार्टर जो होता है वो सीरीज मोटर के लिए यूज करते हैं हम। इसमें NVC जो नो वोल्टेज कॉइल होते हैं वो यूज किया जाता है। ठीक है आपका, इसके बाद जो आपका 3 पॉइंट स्टार्टर होता है देखिए, 3 पॉइंट स्टार्टर जो होता है आपका, 3 पॉइंट स्टार्टर जो होता है शंट मोटर के लिए, या इसको देखिए किसी भी मोटर के लिए यूज कर सकते हैं आप 3 पॉइंट स्टार्टर को किसी भी मोटर के लिए, लेकिन शंट मोटर के लिए ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज ये है देखिए इसमें, ये क्वेश्चन पूछाता है कि NVC जो होता है कनेक्टेड इन सीरीज विथ फील्ड वाइंडिंग जो होता है, NVC नो वोल्टेज कॉइल जो होता है, नो वोल्टेज कॉइल होता है वो सीरीज में, फील्ड के सीरीज में कनेक्टेड होता है। ठीक है, NVC जो होता है लेस टर्न थिक वायर होता है, NVC लेस टर्न थिक वायर होता है। इसके बाद आपका देखिए आपका जो लेस टर्न थिक वायर होने की वजह से देखिए आपका रेजिस्टेंस जो है ज़्यादा होता है, RSH
ज़्यादा होता है तो आपका ISH कम हो जाता है। ISH कम होने की वजह से फ्लक्स भी कम हो जाएगा, तो स्पीड आपकी बढ़ जाती है। मतलब देखिए NVC जो है आपका, NVC जो है मैग्नेटिक फील्ड इसका वीक होता है। मैग्नेटिक फील्ड वीक होने की वजह से आप ये आपका जो हैंडल होता है, मोटर का हैंडल होता है, उसको स्टार्ट मतलब रिलीज कर देता है, छोड़ देता है। ये इसमें मतलब थोड़ा सा ये ड्रॉबैक है, तो मोटर स्टॉप हो जाती है बीच बीच में जैसे। तो इसी को हटाने के लिए हम 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज़ किए हैं। 4 पॉइंट स्टार्टर जो होता है कंपाउंड मोटर के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। शंट मोटर और कंपाउंड मोटर दोनों के लिए यूज करते हैं 4 पॉइंट स्टार्टर को। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट है स्पीड कंट्रोल है। ठीक है, स्पीड कंट्रोल में देखिए क्या है, स्पीड कंट्रोल आप डीसी सीरीज मोटर है। ठीक है, स्पीड कंट्रोल आप डीसी मोटर में पहले देखिए ईबी जो है आपका, ईबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n/5 होता है। ईबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n/5 होता है। तो यहाँ से ईबी इक्वल टू देखिए n जो होता है, n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईबी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 5 होता है। ठीक है, ईबी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए v माइनस IARA लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, ये 5 है तो ठीक। इसके बाद देखिए सबका हम देखते हैं बाई वन करके स्पीड कंट्रोल कैसे होता है। तो देखिए शंट मोटर जो होता है, शंट मोटर है, डीसी शंट मोटर जो है, इसमें देखिए फील्ड जो होता है, फील्ड अगर हम फील्ड कंट्रोल करेंगे, फील्ड कंट्रोल मेथड्स करते हैं, तो देखिए इसमें क्या फील्ड क्या करते हैं, फील्ड में एडिंग आर जो आपका वेरिएबल रियोस्टेट होता है उसको सीरीज विथ RSH करेंगे हम। फील्ड बाइंडिंग शंट फील्ड बाइंडिंग में एक रियोस्टेट कनेक्ट कर देते हैं। मतलब कि जैसे आपका देखिए ये आर्मेचर बाइंडिंग होता है, यहाँ आपका शंट होता है, तो इसी के हम पहले सीरीज में एक रियोस्टेट जोड़ देते हैं, RSH जोड़ देते हैं। ठीक है, RSH कनेक्ट कर देते हैं। RSH कनेक्ट करने की वजह से देखिए क्या होता है, RSH कनेक्ट करेंगे, अगर रजिस्टेंस हम कनेक्ट करेंगे तो फील्ड बाइंडिंग का रजिस्टेंस जो होता है वो बढ़ जाएगा। रजिस्टेंस बढ़ने की वजह से आपका करंट कम हो जाएगी। करंट कम होने की वजह से देखिए आपका जो फ्लक्स होता है वो फ्लक्स कम हो जाएगी, फ्लक्स कम होगा। ठीक है, अगर फ्लक्स कम हो रहा है देखिए तो n डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 5 होता है। अगर फ्लक्स आपका कम हो रहा है तो स्पीड बढ़ जाएगी ना, स्पीड बढ़ जाएगी। जो टार्क होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है, स्पीड बढ़ेगी तो टार्क कम होगा। देखिए अब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, देखिए जो शंट जब हम फील्ड कंट्रोल करते हैं, शंट फील्ड कंट्रोल करते हैं, फील्ड कंट्रोल में क्या होता है, देखिए जो स्पीड ऑफ मोटर ओनली इंक्रीज एबव द बेस स्पीड। जो डीसी शंट मोटर में फील्ड का कंट्रोल करके हम करते हैं तो उसमें क्या होता है, स्पीड जो होती है केवल हम स्पीड को बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं, क्योंकि हम रेजिस्टेंस ऐड करेंगे तो जो करंट होगी कम होगी, करंट कम होगी तो फ्लक्स कम होगा। तो ये चीज़ें देखिए एक दूसरे से रिलेट करके याद रखेंगे ना तो आपको आसानी से याद रहेगा। अब देखिए रेजिस्टेंस लगाने की वजह से देखिए आपका रेजिस्टेंस लगा देने की वजह से देखिए I² होता है तो I कम हो जाएगी, I² और भी कम हो जाएगा, ISH कम होता है तो I² RSH जो ड्रॉप होगा वो कम हो जाएगा। ड्रॉप कम होने की वजह से एफिशिएंसी मोटर की बढ़ जाती है। इसके बाद देखिए आर्मेचर कंट्रोल मेथड है। आर्मेचर कंट्रोल मेथड क्या है, देखिए आर्मेचर कंट्रोल मेथड में हम आर्मेचर के सीरीज में RSH को R को लगा देते हैं, रियोस्टेट को लगाते हैं। इससे क्या होता है, देखिए आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। आर्मेचर रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से आपका बैक EMF जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, RSH की वजह से देखिए आपका बैक EMF, क्योंकि बैक EMF बराबर होता है V माइनस IARA होता है, तो V माइनस IARA से यहाँ से देखिए IARA आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि रजिस्टेंस जो आपका शंट सीरीज फील्ड वाइंडिंग का आर्मेचर का रेजिस्टेंस है उसके हम सीरीज में जो कनेक्ट कर रहे हैं रियोस्टेट को, तो ओवरऑल आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो बैक EMF कम हो जाएगा। बैक EMF कम होगा तो आपका स्पीड घटेगी, क्योंकि देखिए जो आपकी स्पीड होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक EMF होती है। ठीक है, बैक EMF होती है तो इसमें स्पीड जो होता है केवल घट सकती है। देखिए स्पीड बेस स्पीड डिक्रीज ओनली। स्पीड जो होती है केवल बेस स्पीड से हम डिक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं स्पीड को। क्रीपिंग स्पीड पॉसिबल होता है। क्रीपिंग स्पीड पॉसिबल मतलब कि क्रीपिंग मतलब कि धीरे धीरे स्पीड में, मतलब अगर हमको मतलब जैसे टॉयज वॉयज में या खिलौने विलौने टाइप में की तरह की स्पीड चाहिए, मतलब थोड़ी थोड़ी स्पीड स्लोली वाली जो होती है वो होती है, तो उसमें क्रीपिंग स्पीड पॉसिबल होता है। डिसएडवांटेज क्या है, देखिए डिसएडवांटेज क्या है, आई जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है अगर वो बढ़ जाता है तो आर्मेचर रेजिस्टेंस में जो ड्रॉप होता है वो बढ़ जाएगा, आपका आर्मेचर में ड्रॉप होने वाला ड्रॉप बढ़ जाएगा, लॉसेस बढ़ जाएगा। आर्मेचर में देखिए लॉसेस कम से कम होना चाहिए, हमारा मेन हो है आर्मेचर के लिए सब कुछ हम करते हैं, क्योंकि जो पावर डेवलप होनी है वो आर्मेचर से होनी है, फील्ड से नहीं।
तो लॉसेस बढ़ जाएगा तो एफिशिएंसी आपकी कम हो जाएगी। देखिए सीरीज मोटर है, सीरीज मोटर का स्पीड कंट्रोल कैसे करते हैं। तो देखिए आर्मेचर कंट्रोल मेथड, इसमें आर्मेचर के सीरीज में हम एक रियोस्टेट ऐड करते हैं, तो इससे भी क्या है बेस स्पीड से हम कम स्पीड पे चला सकते हैं। वही पहले वाला ही है एकदम बिल्कुल सेम। इसके बाद देखिए आपका फ्लक्स कंट्रोल मेथड है। फ्लक्स कंट्रोल मेथड में हम क्या करते हैं, देखिए डाइवर्टर, पहला नंबर पे फ्लक्स डाइवर्टर लगाते हैं हम। फ्लक्स डाइवर्टर लगाने का मतलब क्या है, देखिए इसमें हम जो हमारा सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग में हम एक डाइवर्टर लगाते हैं, रियोस्टेट लगाते हैं। तो ये क्या करता है फ्लक्स को मतलब बीच में ही मतलब कि ये डाइवर्ट कर देगा करंट को। जैसे देखिए यहाँ पर ISH आ रहा था तो यहाँ से करंट कुछ डाइवर्ट करके यहाँ डायरेक्ट दे देगा, जितना हमको ज़रूरत होगी यहाँ से मतलब टाइपिंग कर करके अपना ले लेते हैं, स्पीड को इसी हिसाब से वेरी कराते हैं। तो इसमें देखिए आपका जो डाइवर्टर लगाने की वजह से देखिए आपका करंट जो है वो आपकी कम हो जाएगी, करंट कम हो जाएगी आपकी। करंट कम होने की वजह से फ्लक्स कम हो जाएगी, फ्लक्स कम होने की वजह से आपका स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसमें स्पीड जो होता है बेस स्पीड से एबव स्पीड लेते हैं, मतलब कि स्पीड केवल हम बढ़ा सकते हैं। फ्लक्स कंट्रोल मेथड में, फील्ड डाइवर्टर मेथड में हम स्पीड को केवल बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका आर्मेचर डाइवर्टर मेथड है। आर्मेचर डाइवर्टर मेथड में देखिए आर्मेचर के सीरीज में हम लगा देते हैं, आर्मेचर में डाइवर्टर लगा देते हैं। उससे क्या होगा, आर्मेचर करंट कम हो जाएगी। तो आर्मेचर करंट कम होगी, ठीक है, आर्मेचर करंट कम होगी अगर तो स्पीड आपकी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। ISH बढ़ेगा तो स्पीड आपकी कम होगी। तो देखिए यहाँ से जो बेस स्पीड होता है, बेस स्पीड से हमेशा कम स्पीड के लिए यूज करते हैं हम। टैप कॉइल मेथड देखिए, टैप कॉइल मेथड में क्या है, इसमें हम कॉइल को टाइपिंग लेते हैं। तो टाइपिंग करने से जो आपका रिड्यूस नंबर ऑफ MMF जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो जैसे आपका फ्लक्स जो है देखिए आपका, अगर आपका इसमें टाइपिंग कर देते हैं तो टाइपिंग करने की वजह से आपका टाइपिंग देखिए टाइपिंग रिड्यूस नंबर ऑफ टर्न MMF जो होता है वो कम हो जाता है। अगर मतलब नंबर आपने जैसे टाइपिंग हम लेते हैं तो जैसे मान लीजिए पहले 10 टर्न था, टाइपिंग ले लिया था 5 ही टर्न बचा। अगर 5 टर्न बचा तो जो MMF होता है वो N/I होता है। तो टाइपिंग कम हो गया तो नंबर ऑफ टर्न कम हो गया, नंबर ऑफ टर्न जो कम हो गया तो मतलब कि MMF भी कम हो जाएगा। तो यहाँ से आपका MMF कम होने की वजह से देखिए आपका I कम हो जाएगा, I कम होगा तो फाई कम हो जाएगा। अगर फाई कम हो रहा है तो स्पीड बढ़ेगी। तो मतलब कि स्पीड जो होती है बेस स्पीड से एबव स्पीड भी यूज करते हैं। मतलब कि टैप कॉइल मेथड में स्पीड जो हम कंट्रोल करते हैं वो बेस स्पीड से एबव स्पीड पे, मतलब केवल हम स्पीड को बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट सीरीज पैरेलल है। सीरीज पैरेलल में देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि सीरीज पैरेलल मेथड जो होता है मतलब कैसे यूज किया जाता है। देखिए सीरीज पैरेलल मेथड में क्या होता है, सीरीज पैरेलल में हम पहले सीरीज को देखते हैं। सीरीज में क्या है, देखिए जो आपका सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइड करने से देखिए क्या है कि हम इसको N/2 हाफ हाफ सेम नंबर ऑफ टर्न में हाफ हाफ टर्न में इसको डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए इसके MMF जो होगा Ni/2 + Ni/2, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न जो हो गए सीरीज में हम डिवाइड कर देते हैं तो Ni हो गया, ठीक है। Ni तो मतलब MMF जो है वो आपका बढ़ जा रहा है। MMF बढ़ने का मतलब क्या है, आपका फ्लक्स जो है आपका बढ़ जाएगा। फ्लक्स बढ़ेगा तो मतलब स्पीड आपकी घट जाएगी। तो मतलब कि जो इसमें स्पीड होती है लो स्पीड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। हाई टार्क देखिए क्वेश्चन पूछा था है कि जो सीरीज फील्ड मतलब कि सीरीज पैरेलल स्पीड कंट्रोल होता है, मेथड होता है, उसमें हम किसके लिए यूज करते हैं। तो सीरीज पैरेलल मेथड जो होता है उसमें हाई टार्क लो स्पीड के लिए यूज करते हैं। देखिए यहाँ से हाई टार्क लो स्पीड के लिए यूज करते हैं एप्लीकेशन में। इसमें देखिए टार्क जो होता है I² होता है और स्पीड जो होती है देखिए आपका स्पीड जो होती है वो आपका V/2I हो जाता है, ठीक है। स्पीड मतलब घट जाती है। इसके बाद देखिए पैरेलल में क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ टर्न जो सीरीज में कनेक्ट किए थे अब इसी को हम पैरेलल में ऐड कर देते हैं। देखिए पैरेलल में ऐड करने की वजह से देखिए क्या हो रहा है, आपका N/4 N/2 दोनों को पैरेलल में ऐड करेंगे तो आपका
अच्छा, करंट भी डिवाइड हो जाएगी। देखिए करंट जो पैरेलल हो जा रहा है, करंट जो है पैरेलल में 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रही है। देखिए यहाँ शायद I/2 लिखा है, I/2। देखिए यहाँ से I आ रही है तो यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड होगी तो I/2 और नंबर ऑफ टर्न जो है ये है। तो MMF जो होगा N/I होता है, तो N/I से Ni/4 हो जाएगा या I/4। तो यहाँ से जो आपका टोटल MMF मिला वो आपका कितना मिला? देखिए MMF टोटल मिला Ni/2 मिला, ठीक है, Ni/2 मिला। तो यहाँ से आपका टोटल MMF जो है वो घट जा रहा है। MMF घटने का मतलब है फ्लक्स घट जाना, फ्लक्स घटेगा MMF घट जा रहा है, ठीक है। तो आपकी स्पीड जो होती है, देखिए आपकी स्पीड जो है बढ़ जाएगी, फ्लक्स घटेगी तो स्पीड बढ़ जाएगी। मतलब कि आपका करंट कम होना मतलब टार्क जो होती है, टार्क क्या होगी? कम हो जाएगी। देखिए टार्क जो होता है, टार्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² होता है सीरीज मोटर के लिए, ठीक है। और स्पीड जो होती है, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/5 होती है। यहाँ पर देखिए आपका फ्लक्स जो होता है घट रही है तो मतलब स्पीड बढ़ जा रही है, ठीक है। फ्लक्स घट रही है तो स्पीड बढ़ जा रही है। अब करंट भी घटेगी आपकी, करंट घट रही है तो टार्क घट जाएगी आपकी, ठीक है। तो इसीलिए जो आपका पैरेलल कनेक्शन होता है, पैरेलल कनेक्शन आपका लो टार्क हाई स्पीड एप्लीकेशन में यूज किया जाता है, ठीक है। 5SH, देखिए 5SH आपका V/2VI हो जाएगा। इसके बाद देखिए रिलेशन आता है, तो रिलेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है। देखिए सीरीज जब हम शंट में यूज करते हैं तब, पैरेलल में यूज करते हैं तब, और जब सीरीज में यूज करते हैं तब पैरेलल कनेक्शन जो होता है 4 टाइम ऑफ सीरीज कनेक्शन का होता है, ठीक है। स्पीड के लिए मतलब पैरेलल में स्पीड ज़्यादा होती है 4 गुना सीरीज का। और इसके बाद जो टार्क होता है, सीरीज में टार्क ज़्यादा होता है 4 गुना शंट का, पैरेलल का कनेक्शन का। इसके बाद वोल्टेज कंट्रोल मेथड है। देखिए वोल्टेज कंट्रोल मेथड में क्या है, देखिए फुल रेंज स्पीड कंट्रोल अवेलेबल होता है। मतलब वोल्टेज को हम घटा बढ़ा के फुल रेंज तक, मतलब हमको जितना चाहिए, या फिर कम चाहिए वोल्टेज तो हम कम ले लेंगे, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा ले लेंगे। तो ये सब है, ठीक है। इसके बाद देखिए वॉल न्यूनार्ड मेथड है। वॉल न्यूनार्ड मेथड में क्या है, देखिए वॉल न्यूनार्ड मेथड में क्या है, देखिए वाइड रेंज स्पीड कंट्रोल, गुड स्पीड रेगुलेशन होता है, कास्ट ज़्यादा होता है, नॉइज ज़्यादा होता है, लॉसेज ज़्यादा होता है, साइज ज़्यादा होती है। वेयर वेरी सेंसिटिव स्पीड कंट्रोल इज रिक्वायर्ड, तब यूज करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्पीड कंट्रोल होती है, अगर रिक्वायर्ड होती है तो वहाँ पर यूज करते हैं। जैसे देखिए आप कोल माइन में, लोकोमोटिव में, स्टील में, रोलिंग मिल में, क्रेन में, इन सब जगहों पर हम वॉल न्यूनार्ड मेथड का यूज करते हैं। इसके बाद देखिए हम टेस्टिंग देखते हैं। देखिए डीसी मशीन में टेस्टिंग जो होता है, टेस्टिंग क्या है, देखिए टेस्टिंग में आपका डीसी सीरीज मोटर में टेस्टिंग जो होता है, लो रेटिंग की मशीन के लिए डायरेक्ट या ब्रेक टेस्ट करते हैं। डायरेक्ट टेस्ट या ब्रेक टेस्ट लो रेटिंग की मशीन के लिए करते हैं। हाई रेटिंग की मशीन के लिए इनडायरेक्ट लोडिंग टेस्ट या फिर स्विनबर्न टेस्ट करते हैं। इसके बाद जो है आपका देखिए हॉपकिंसन टेस्ट है। हॉपकिंसन टेस्ट मतलब कि हाई रेटिंग मशीन के लिए इनडायरेक्ट टेस्ट, लोडिंग टेस्ट, स्विनबर्न टेस्ट, हॉपकिंसन टेस्ट, ठीक है। फील्ड टेस्ट जो होता है केवल सीरीज मोटर में करते हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरे टेस्टिंग से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डीसी मोटर में मतलब कौन सी टेस्ट की जाती है, तो उसमें फील्ड टेस्ट की जाती है। देखिए जो आपका फील्ड टेस्ट होता है, फील्ड टेस्ट केवल आगे देखते हैं। देखिए डायरेक्ट टेस्ट होता है, फिर इसी को हम ब्रेक टेस्ट बोलते हैं। तो फुल लोड टेस्ट होता है, बेस्ट फॉर लो रेटिंग मशीन के लिए बेस्ट होता है। मैकेनिकल कनेक्शन विथ सॉफ्ट के साथ एक मैकेनिकल लोड हम कनेक्ट कर देते हैं। तो इसमें देखिए जो आपका पावर आता है, देखिए पी आउटपुट मैकेनिकल जो आता है 2 पाई ओमेगा 1 - ओमेगा 2 अपॉन 9.8 R/N होता है, ठीक है। P = VI ओमेगा होता है। इसके बाद वाट इफिशियंसी जो होता है मैकेनिकल आउटपुट अपॉन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इनपुट इंटू 100 होता है, या फिर 61.68 ओमेगा 1 - ओमेगा 2 इंटू NR / VI होता है। स्विनबर्न टेस्ट जो होता है आपका, देखिए स्विनबर्न टेस्ट में जो है देखिए आपका लेवल और शंट मोटर के लिए, शंट मोटर और लेवल कंपाउंड मोटर के लिए यूज करते हैं। इसमें नो लोड टेस्ट है, या फिर इसी को हम इनडायरेक्ट लोडिंग टेस्ट भी बोलते हैं।
कैन नॉट परफॉर्म ऑफ डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर पे हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि यह नो लोड पे चला जाता है। ठीक है। कांस्टेंट लोड, जो कांस्टेंट लॉस होता है उसको कैलकुलेट करते हैं। सिंपल होता है, देखिए सिंपल होता है, इकोनॉमिकल होता है तथा लॉसेस कम होती है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट आता है हॉपकिंसन टेस्ट आता है। हॉपकिंसन टेस्ट, दिस टेस्ट इज आल्सो नोन एज द रीजनरेटिव टेस्ट या फिर बैक टू बैक टेस्ट या हीट रन टेस्ट बोलते हैं इसी को। दिस टेस्ट कैन बी परफॉर्म एनी लोड। इसको हम किसी भी लोड पर परफॉर्म कर सकते हैं। इफ़िशियंसी इज मोर एक्यूरेट होता है, किसी भी लोड पे इफ़िशियंसी अच्छी मिलती है। एप्लीकेशन कहाँ यूज करते हैं, देखिए पावर लॉस में, मतलब लेस पावर रिक्वायर्ड एडवांटेज है। टेम्परेचर राइज जो होता है कंसीडर करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, देखिए इसमें डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हम कॉस्ट जो होता है ज़्यादा होता है। 2 आइडेंटिकल मशीन की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। फुल लोड टेस्ट होता है या फुल लोड टेस्ट होता है, लोडिंग के मतलब लगा के करते हैं। रीजनरेटिव ब्रेकिंग होता है, देखिए रीजनरेटिव ब्रेकिंग होता है। इन दिस मेथड मोस्ट ऑफ ब्रेकिंग एनर्जी इज रिटर्न टू द सप्लाई, सो इट चेंज ऑपरेशन ऑफ मोटरिंग इनटू जनरेटर। मतलब रीजनरेटिव में जो होता है हम सप्लाई जो होता है उसको, मतलब कि सप्लाई जो मिलता है उसको हम रिटर्न कर देते हैं और यह मोटर जो होता है वो जनरेटर की तरह वर्क करने लगता है। तो ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा डीसी मोटर कंप्लीट हो गया। यहाँ से अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो इससे पहले देखिए यार, देखिए यार थोड़ा सा ना, मतलब आप लोग थोड़ा सपोर्ट किया करिए तो अच्छा लगता है यार। मतलब कि हाँ भाई, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे भी वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। जब आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हैं, शेयर नहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, देख लेंगे वीडियो डाउनलोड कर लेंगे, तो उससे मतलब कि अच्छा नहीं लगता ना कि थोड़ा सा भाई ठीक है, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा बताइए। तो ये सब है, आप लोग अपने ग्रुप में शेयर करिए, स्टडी ग्रुप में शेयर करिए, तो इतना अच्छा कंटेंट मिलता है, सबको शेयर करिए यार। या तो आप लोग मतलब ऐसा सोचते हैं भाई उसको हम कंटेंट ये ना मिले वो पढ़ लेगा, तो मतलब तब मैं ही क्यों बना रहा हूँ भाई, मैं ही ना बनाऊँ। तो ठीक है, बाकी आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।